सो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट उसका बचा था, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। इसमें पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जिक्र करेगा, पुलिस रिफॉर्म्स। तो इसमें बात की गई है पुलिस वी नीड, हमें कैसी पुलिस चाहिए। एक पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो, रेस्पेक्ट करे, और सोसाइटी में फियर जो सोसाइटी में क्रिएट करती है उसको कहीं ना कहीं वो कम करे। इसमें नीचे भी दिखा गुड कंडक्ट हो पुलिस का, जो आइडिया ऑफ क्वालिटी है चीज़ों का पुलिस का रिक्वायर टू करता है। कोई डेंजर सिचुएशंस हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, उस सब चीज़ को कंट्रोल करे अच्छे से, ये सारा रिक्वायर करता है। तो मोस्ट जो पॉजिटिव फीचर है टुडे क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी से भी का मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि आज के जो पुलिस वाले हैं थोड़ा टेक्नोलॉजिकल, उन्हें पता होनी चाहिए कि यूज़ कैसे करना है टेक्नोलॉजी को, रेगुलेट कैसे करना है पब्लिक असेंबलीज़ को, ठीक है, सॉल्विंग कैसे करना है क्राइम को, इन चीज़ की पता होनी चाहिए। फिर बताते हैं जो आईपीएस असाइनमेंट है, नॉट ओनली प्रेस्टीज, एक प्रेस्टीज जॉब तो है ही, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ जैसे चार्जशीट इन द कोर्ट कैसे कनेक्टिंग करना है, तो बहुत सारी चीज़ है। कोई वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का वुमेन ऑफिसर का केस था, अभी जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, जो आईपीएस थे आपके तमिलनाडु के, उन्होंने अपनी जो जूनियर उनकी जो वुमेन ऑफिसर थे उसको हैरेस किया था, सेक्सुअली हैरेस किया था। तो कुछ ऐसे केस आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिसग्रेसफुल करते हैं जो आपके प्राइमरी जो पुलिस ऑफिसर होता है, मतलब कि ठीक है ना, जैसे आप किसी को मानते हो पुलिस ऑफिसर ऐसा है, उसके बारे में कोई चीज़ आप गलत पता लगे तो एक ठेस पहुँचता है। तो ये जो ग्रेड जो रोल है बिल्डिंग कैरेक्टर का, इसको सीखना चाहिए। फ्रेंडली जो होना चाहिए पुलिस को सबके साथ, रिच और पुअर को एक लाइक, उनमें समानता नहीं करनी चाहिए, गरीब है या अमीर है सबको एक साथ देखना चाहिए। ऐसा पूरा एक बिहेवियर पुलिस को डेवलप करना है। और ये सारी चीज़ डेवलप कैसे होती हैं, ये सारी जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आ रहे हो, जैसे आप पढ़ के आ रहे हो, उन सब चीज़ों को देख देख के की जाती हैं। ऑक्यूपाइंग पब्लिक पोजीशन, जो पुलिस पर्सनल होता है, एक आइडियल होता है पूरे वर्ल्ड में, ब्रिलियंट होता है, मतलब जैसे आइडियल सोचता है ना कि पुलिस ऑफिसर आगे, पुलिस आगे कुछ काम करेंगे अच्छा, इन सब चीज़ों में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैंडेट किए हैं, लेट डाउन किए हैं प्रोसेस के लिए। आपको अगर सिलेक्शन करना है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, डीजीपी को मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें मैंडेट किया गया है। प्रकाश सिंह केस में 6 मंथ का एटलीस्ट उसका रिटायरमेंट पीरियड होना चाहिए, ऐसा बोला है। फिर यूपीएससी 3 नेम चूज़ करेगा, वो सेंड करेगा गवर्नमेंट को, उसमें से चुने जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अल्टीमेटली चीज़ें होनेस्टी और हार्ड वर्किंग ऑफिसर को टॉप पे रखना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सरकार आ गई, उसने अपने ऑफिसर को फेवर किया, ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें सारी तो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको रखनी चाहिए। तो इसको देखते देखते कुछ पुलिस रिफॉर्म की भी बात उठती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 21 सेंचुरी में हम जी रहे हैं। 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद हमारी इंडिया ने बहुत अच्छे से ग्रोथ की थी। इम्पैक्ट आया, पेंडेमिक आया, ह्यूमन एक्टिविटी देखी गई, फिर कुछ फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन का सिनेरियो चालू हुआ, फिर टुडे पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी आजकल चालू हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ हमें क्या चाहिए, अपने उसमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो गया कि मैं अगर एक ही अस्थाना कौन है, ये गुजरात कैडर के थे, बीजेपी वाले फेवर करते हैं, तो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो क्रिएट हो रहा है। तो आज की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें बिल्कुल जो आपका प्रशासनिक सेवा बोलते हैं ऐसे, या इसे बोले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बोलते हैं, इनको बिल्कुल अलग करना होगा। तो हमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जो इन्हें बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँ। रिसेंट इशू क्या इफेक्टिंग है डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्यों डेमोक्रेसी इफेक्टिंग कर रहे हैं, आप खुद बताओ ना। अगर आप खुद देखो, पुलिस ऑफिसर को आप अंदर रख लोगे तो कैसे वो कानून इंसाफ दिला पाएगा। कोई मंत्री या मंत्री ने कुछ गलत किया, उसके खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा है, गरीब ने गलत किया उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख रहा है। तो ये जब तक आप उस मंत्री को, क्यों नहीं मंत्री के खिलाफ वो रिपोर्ट लिख रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हाथ मंत्री ने उसके बांध रखे हैं, वो चाहता है उसे हटा सकता है। अगर वही डर खत्म कर दोगे तो फिर जो भी दंगा करेगा उसके खिलाफ वो कंप्लेन लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, एक तो फ्री और फेयर इलेक्शन जो होते हैं उसमें थ्रेट रहता है, मतलब चीज़ों होने चाहिए कि कभी कभी मैन पावर और वायलेंस का जो यूज़ किया जाता है फिर भी एविडेंस होता है, पुलिस उस चीज़ों को चेक नहीं करती। दूसरा क्या है कि कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन मैनी स्टेट। फॉर एग्जांपल रिसेंट महाराष्ट्र में क्या हुआ, एंटीलिया बॉम्ब केस वाला जो आया, आप देखा ना, पूरा वो अंबानी के घर के बाद बम प्लांट कर दिया, उसमें उस स्टेट के मिनिस्टर भी नप गए, कमिश्नर ऑफ मुंबई नप गए, फिर वो इंस्पेक्टर था एक वो वाजे करके, वो एस वाजे, देखो नाम भी आ गया, उसको नप गए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, धूमिल करती हैं जो सिस्टम गवर्नेंस है ना, उसकी इमेज को बेकार करती हैं। तो इन सब चीज़ को देखने के लिए एक तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ पॉलिसी में चेंज लाने होंगे। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स को कहीं ना कहीं अथॉरिटी को अलग करना होगा कि बीच में कोई चीज़ ना आए इनकी सब चीज़ के लिए। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव एड्रेस इशू देखे गए। जैसे फर्स्ट क्या है कि नेचर क्या है, करेजियस पुलिस लीडरशिप कुड बी स्टैंड अप फॉर द राइट पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी आपको। पनिश ऑफिसर, मतलब जो गलत ऑफिसर है, रॉन्ग डूइंग करे उसको पनिश करो। सेकेंडली क्रिएट एग्जीक्यूटिव, मतलब कि नेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होंगी अगेंस्ट द काइंड ऑफ एक्सेसिव चीज़ों के लिए। क्रिएटिंग ए मूवमेंट चलाना होगा, नॉट टू बी ईजी बट इट इज़ अ सिस्टम टू बी सेफ। हमें सिस्टम को सेव करना होगा, तो कोई ना कोई हमें अल्टरनेटिव स्टेप लेने होंगे। जैसे 7 डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करो। ये देखो, ये डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो
पुलिस ऑफिसर को मतलब आज़ादी दिलवाने, कॉन्स्टिट्यूट करो स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस को, फिक्स करो, डीजीपी की पोस्ट फिक्स कर दो 2 साल, एक बार वो बन गया 2 साल तक के लिए रहेगा, तो उसके बीच में हटा नहीं सकते, उसको फिक्स करो। 2 ईयर टर्म एसपी और एसएचओ का फिक्स करो, जहाँ पे रहेंगे तो रहेंगे। सेपरेट करो इन्वेस्टिगेशन और एलओ फंक्शन को, जो ये लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शन होते हैं और इन्वेस्टिगेशन फंक्शन होते हैं, इनको अलग अलग करो। अब लॉ एंड ऑर्डर देखें या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करे, तो इन सबको अलग अलग करो। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ, वो क्या करेगा, पुलिस की जो ट्रांसफ़र होना है, ये होना है, सब वो बोर्ड देखेगा। सेटअप करो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, पीसीए जिसको बोलते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में करो। अगर कोई पुलिस कंप्लेन हैरेस करता है तो एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी आप सेटअप करो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। सेटअप करो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट द सेंट्रल लेवल। तो ये कुछ चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी रिफॉर्म लाने के लिए। दूसरी जो न्यूज़ आती है, डिफरेंट स्टैंड फ्रॉम स्नूपिंग, ये क्या बोल रहे हैं कि अभी क्या हुआ था, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था, स्पेशली आईटी मिनिस्ट्री से, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से पूछा था, ये बताओ जो स्नूपिंग के सारे चार्ज आप पे ब्लेम कर रहा है, अपोजिशन बोल रहा है कि जो स्नूपिंग का केस था ये आपने कराई, ऐसे इजराइल के जो एनएसओ का पेगासस वाला ग्रुप था उसने नहीं की, ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी रही, गवर्नमेंट ने कराई। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने अपनी तरफ से रखा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कराया, ये वो हम कराते तो ये करते वो करते, हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या है कि कौन कौन से ऐसे लॉ हैं भारत के अंदर जो सर्विलांस करने के लिए काम आते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन को हैक करना है तो कुछ लॉ के अंदर तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कर लेंगे आपके फ़ोन को सर्विलांस कर लेंगे, तो उसके लिए कुछ लॉ होते हैं। पहली बात पता होना चाहिए व्हाट इज़ सर्विलांस स्टेट। ए सर्विलांस स्टेट डिफाइन एज द स्टेट विच लीगली सर्विलाइज ऑल द एक्शंस, लोकेशन, फ्रेंड ऑफ द सिटीजन, सब कुछ आपको सर्विलांस किया जाएगा। आप कहाँ रह रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो सर्विलांस कर रहे हैं ना, आपका पीछा कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विलांस स्टेट होती है। इसमें हम आगे बात करेंगे, कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम भी हैं, कुछ रेशनल भी चीज़ें हैं जो सर्विलांस होना चाहिए। एक तो हमारे काउंटरिंग द ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेंस होते हैं, फिर वो फ़ोन करते हैं फेक फ्रोती मांगना, कुछ भी मांगना, इनको आपको काउंटर करना है, कम करना है, तो कहीं ना कहीं सर्विलांस करना होगा। एक आतंकवादी बात कर रहा है, हेलो हेलो अल्फा चार्ली 345 345, उनके कुछ कोड वर्डिंग है, आप बिना सर्विलांस कर ले कैसे पकड़ पाओगे, तो ये सारी सर्विलांस इसको कम करने के लिए होनी चाहिए। न्यूट्रलाइज करना टेररिस्ट एक्टिविटी को, टेररिस्ट भी बात करते हैं फ़ोन पे, कोडिंग में करें, डायरेक्ट बात करें, उसको सर्विलांस करना होगा। कर्बिंग द फेक न्यूज़, अगर कोई चीज़ फेक चल रही है सर्विलांस करके ही तो आप उसे कर्व कर पाओगे, तो इन 3 चीज़ों के लिए सर्विलांस सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जो इनके पीछे ये बोलता है। तो हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे कौन से लॉ हैं, सबसे बड़ा लॉ है टेलीग्राफ एक्ट 1885, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का है। टेलीग्राफ एक्ट में सेक्शन 5(2) क्या बोलता है कि एजेंसी एट द सेंटर एंड द स्टेट कैन इंटरसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन बात कर रहे हो वो आपको इंटरसेप्ट कर सकते हैं पब्लिक इमरजेंसी पे या पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो कौन सा एक्ट बोलता है, वो बोलता है टेलीग्राफ एक्ट 1885। दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए, सोवर्निटी, इंट्रीगिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फैमिली रिलेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंट द इंसाइटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंसिव, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सेक्शन 5 क्या बोलता है आईटी टेलीग्राफ एक्ट का, कि आपके फ़ोन इंटरसेप्ट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल भी कर सकती है। चलो ठीक है, तो रीज़न जो ऑर्डर होगा जो इंटरसेप्ट करने का, वो रिटन ऑर्डर दिया जाएगा, ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर देगा तभी इंटरसेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कुछ उसके रूल है। दूसरा आता है इंडियन टेलीग्राफ रूल आता है 41A, इसमें क्या बताएगा, आइडेंटिफाई that officer who can order a surveillance of message if the state secretary as the government of India and Ministry of Home Affairs can pass the order of intercept। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो इसमें कुछ रूल ऐड करे गए थे, अब ये जो रिटन ऑर्डर कौन देगा, ये देगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो सेक्रेटरी होगा, वो ऑर्डर देगा किसी का फ़ोन इंटरसेप्ट करने के लिए। स्टेट में कौन होगा चाहिए, तो सेंट्रल में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेवल सेक्रेटरी जो होगा होम डिपार्टमेंट का, वो परमिशन देगा, तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज नोट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे नीचे रैंक का सेक्रेटरी नहीं हो सकता। स्टेट में भी सेम ही है, स्टेट होम सेक्रेटरी से उससे नीचे का ऑफिसर नहीं हो सकता जो इन सब चीज़ों के लिए परमिशन देता है। तो आप याद रखो टेलीग्राफ एक्ट है, आपका फ़ोन सेक्शन 5 के अंदर इंटरसेप्ट कर सकते हैं। रिटन आपको नोटिस देना होगा, करना है, जो ऑफिसर करवाएगा वो रिटन नोटिस लेके आएगा, किसका, जॉइंट सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, स्टेट या सेंटर के, तब आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। दूसरा आता है आईटी रूल 2000, आईटी रूल 2009, इसमें है सेक्शन 69A। देखो 66A को तो ख़त्म कर दिया गया, पर 69 अभी भी चल रहा है। इसमें क्या बोलता है, सेफ गार्ड, इंटरसेप्ट, मॉनिटरिंग, आपके डिक्रिप्शन करना इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप
चेक कर पाएँ कंप्यूटर के अंदर, कंट्रोल कर पाना, इन सब चीज़ों को देख पाएँ, इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, सारी वही बातें इसके अंदर आती हैं। तो सेक्शन 66 को तो हटा दिया गया था क्योंकि वो आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को था कि उसमें किसी ने कुछ लिख दिया, इंटरनेट पे कुछ बोल दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा ही दिया था। ये सीरिया सिंगल केस 2016 में आया था, उसके अंदर इसको ख़त्म, 2015 में आया था शायद, उसके अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया था। 66 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 69 अभी भी था, पर इसमें भी केस गया था कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, आपकी नेशनल जो चीज़ है, नेशनल जो इंटीग्रिटी है वो आपकी प्राइवेसी से बड़ी नहीं हो सकती। नेशनल जो चीज़ें हैं वो आपकी प्राइवेसी उसके सामने छोटी है। तो अगर नेशनल पे कोई बात आएगी तो आपकी प्राइवेसी को ब्रेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर एक लास्ट एक्ट है इंडियन पोस्ट एक्ट 1898। तो आपने क्या देखा कि दो एक्ट तो आज़ादी के, एक एक्ट तो आज़ादी के टाइम का है, दो अंग्रेजों के टाइम के, टेलीग्राफ एक्ट 1885 और उसका इंडियन पोस्ट एक्ट 1898। इसमें क्या करता है, सेंटर और स्टेट इंटरसेप्ट कर सकती हैं पोस्टल आर्टिकल्स इन द पब्लिक इमरजेंसी ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी, इन सब चीज़ों में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आंसर इसमें से आपको याद रखना है। एक पर्सन को क्या करना, वो पेगासस स्पाई ने किया था, 1000 इंडियंस को कहीं ना कहीं लिस्ट में इंक्लूडेड थे। सर्विलांस स्टेट क्या बोलती है कि लोकेशन, किसी सीजन की लोकेशन, उसके सर्विलांस करना उसकी चीज़ों को, उसके मतलब कि रेशनल क्या चीज़ें हैं, काउंटर करना, 3 चीज़ें मैंने बताई, कर्बिंग द फेक न्यूज़, न्यूट्रलाइज द टेररिज्म, ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें याद रखी जाती हैं। ये पूरा तो बताने के लिए लॉ है हमारे इंडिया में। देखो ये लॉ है, टेलीग्राफ हो गया, इंडियन टेलीग्राफ रूल हो गया, आईटी रूल हो गया, उसके बाद आपका इंडियन पोस्ट एक्ट हो गया 1898। तो आपको याद रखना है टेलीग्राफ, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, अगर आपको इंटरसेप्ट करना है तो वो सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। टेलीग्राफ में तो कर सकते हैं उसके अंदर। ये सारे इम्पैक्ट क्या होता है सर्विलांस से, वही फंडामेंटल राइट का वायलेशन, हैम्पर करता है फ्री जो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन, क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर डिस्ट्रक्शन, और क्रिटिसाइज किस बात पर, लैक ऑफ ओवरसिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेफ गार्ड नहीं है, प्राइवेसी का वायलेशन होता है। अब इसमें कुछ जैसे खड़क सिंह केस था, उसके बाद आपका PUCL केस था, राजा गोपाल अलायंस केस था, गोपाल, ये सारे केस थे। पुट्टा स्वामी जजमेंट था, मैंने पहले बताया पुट्टा स्वामी जजमेंट राइट टू प्राइवेसी के लिए था, कुछ केसेस हुए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इसमें सारी चीज़ आएंगे। क्रिटिसाइज किस बात से, लैक ऑफ ओवरसाइट। होम जो मिनिस्ट्री है वो अथॉरिटी ऑर्डर टू इंटरसेप्ट करने के लिए ओनली द लीगल सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज। अगर 3 मेंबर रिव्यू कमेटी होगी पूरी तरह से देखा जाएगा, पर वो देखते नहीं है, वो बिना उसके ही कर देते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, कुछ पता ही नहीं, मेरा फ़ोन इंटरसेप्टर, मुझे क्या पता भाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो भी एक चीज़ है। लैक ऑफ सेफ गार्ड है, कोई सेफ गार्ड ही नहीं है अगर होता है तो। इम्पैक्ट क्या होता है कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 1921 का वायलेशन है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, सर्विलांस आपका चीज़ें की जा रही हैं तो आपके आर्टिकल 32 जो ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, इम्पावर हो अगर ऐसा कुछ हैपन किया जा रहा है। पर ये है कौन जाए कौन ना जाए, ये सारी फ्री एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जो आप एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एक दूसरे सेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसको वायलेट करता है। एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट का एक एटमॉस्फेयर तैयार करता है। फिर जुडिशनल के कुछ केसेस, खड़क सिंह का केस था, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने बोला था कि यूपी पुलिस रेगुलेट करती है, अलाउ करती है होम विजिट हैबिचुअल क्राइम ऑन दोज हु हैव लाइकली टू बी बिकम ए हैबिचुअल क्राइम। द कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रीच करती है, राइट टू लाइफ का वायलेशन करती है। PUCL का केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, राइट टू प्राइवेसी का अगेंस्ट था कि मेरी प्राइवेसी है, फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है, ये आर्टिकल 20 में मेरी लाइफ के ऊपर भी थ्रेट है, मुझे पता नहीं लगा क्या चीज़ चल रही है। सेंट्रल कोडिफाई किया, फिर 2007 में कुछ रूल्स बनाए जो मैंने ऊपर बताए थे। R गोपालाचार्य का केस था, RR गोपाल का वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो उसमें क्या था, राइट टू प्राइवेसी वही हार्म कर दे। पुट्टा स्वामी में राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट बनाया गया था। अगर ये फंडामेंटल राइट है तो आप आर्टिकल अगर वायलेशन होता है तो 32 से आर्टिकल 226 से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। इसमें सारी चीज़ें ये है। कुछ सजेशन बताएं। शॉर्ट टर्म क्या करो कि आप पहले देखो कि इंस्टीट्यूट एंड इंडिपेंडेंट पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन करो अच्छे से, ये करो। लॉन्ग टर्म क्या है कि जुडिशली ओवरसाइट, एक तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाओ चीज़ों में, स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ बनाओ पहले, बैन करो यूज़ ऑफ प्राइवेसी स्पाईवे, जो प्राइवेट स्पाईवे कंपनीज़ हैं कहीं ना कहीं उसको बंद करो। दूसरा आता है UN यूनाइटेड अवेयर। ये कुछ नहीं है, जो UN पीस कीपिंग मिशन चलाता है उसको हम अब टेक्नोलॉजी के साथ, मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ ऐड कर देंगे ताकि हम इजी देख पाएँ कि वो कहाँ पे क्या क्या कोस्ट इफेक्टिव फील्ड में कहाँ का टेक्नोलॉजी है, कहाँ का वो सेफ गार्ड मिशन चला रहा है, कहाँ पे अवेयरनेस सब लोगों के पास पहुँच जाए। तो ये आपको पूछा जाएगा UN यूनाइटेड अवेयर क्या है। ये एक UN का प्रोग्राम है और UN का प्रोग्राम किसी के जो पीस कीपिंग मिशन चलाता है उसको एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रदान करना ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़ पाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाए, पता लग पाए कि कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है।
तो ये आपको याद रखना है। दूसरी न्यूज़ ये आप खुद पढ़ना, देखो ये मैंने ऐड की, जयशंकर कट शॉर्ट ऑफ यूएस विजिट पे गए थे, इन्होंने बात की वही अफगानिस्तान का, घूम फिर के वही सारे इशू चल रहे हैं, कैसे करें, शांति कैसे लाएं, तालिबान से कैसे बात करें, तो सारी चीज़ वही कहीं ना कहीं बात चल रही है कि हमारे भारत में जो आएंगे अफ़गानी, हम उन्हें एज ए रिफ्यूजी स्टेटस देकर अपने इंडिया में रख लेंगे उन्हें, ठीक है ना, इस रिफ्यूजी कार्ड डेवलप कर देंगे, कुछ इमरजेंसी माइक का वीज़ा प्रदान करेंगे कि जो ज़्यादा लोग हैं कि उन्हें मतलब कि इमरजेंसी वीज़ा प्रदान करेंगे कि आ सकें अगर ऐसा वायलेशन हो रहा है चीज़ों का। तो ये आप खुद पढ़ना। दूसरी आती है इंडिया कैन डू मोर, हिंट क्लाइमेटिक ऑफिसर। अभी क्या चीज़ें चल रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी है। देखो नेचुरल जो डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है किस कंट्री को कितनी तरीके से इमिशन कम करना है, तो इंडिया ने अपनी कसम शपथ ली है कि हम भी अब काम करेंगे, अब हम भी इमिशन अपने कहीं ना कहीं कम करेंगे, क्योंकि 26 राउंड की जो क्लाइमेट टॉक्स है होने वाली है, नेशनल डिटर्मिनेशन जो कंट्रीब्यूशन है वो हर कंट्री जो देना है वो इंडिया करेगा। क्योंकि अभी आपकी गर्ल्स गाँव में स्कॉटलैंड में मीटिंग होने वाली है नवंबर में, तो कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ वहाँ पर जाए, तो उससे पहले मीटिंग्स होती हैं सारे जो क्लाइमेटिकल रीजन की कि हम क्या क्या करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट तैयार होती है। तो वही कि नेट जीरो जो टारगेट है हमारा, या फिर नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी जो टारगेट है उसको हम फुलफ़िल करेंगे और अच्छे से उसको करेंगे, ताकि जो हमारा जो डिग्री है हाफ डिग्री कम कर पाएँ 2021 तक, 2100 तक कम कर पाएँ। कार्बन न्यूट्रलिटी फोकस करेंगे हम। 120 कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फोकस कर रही हैं, 5 कंट्री ने अपनी नेट जीरो ने उन्होंने शपथ लिया कि 2050 तक कर देंगे, और बाकी कंट्री चाइना जो वर्ल्ड की है वो 2030 तक हाफ कर देगी, 2060 तक वो भी फेज़ आउट कर देगी। पर यूएस ने भी बोल दिया 2050 तक हम बिल्कुल नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो का जितना आप कार्बन प्रोडक्ट मतलब निकाल रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उतना उसे मतलब एक तरह से अंदर ले लोगे, सिक्वेंस कर लोगे, तो जितना तो नेट जीरो हो जाएगा। इधर से 10 आया प्लस में, इधर से -10 गया तो कितना हो गया, कट गया तो बच गया, जीरो हो जाएगा, ऐसे जीरो कर देंगे। पर अभी इंडिया अमंग द मेजर कंट्री की कमिटेड, अभी नॉट कमिटेड 2050 तक इंडिया ने बोला कि अभी हम नहीं कर सकते ये वो सब। इंडिया क्यों बोला? देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका रशिया ये सब बहुत ऊपर पहुंच चुकी है, तो हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पर हमने कहीं ना कहीं बोला है हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है कंट्रीब्यूशन, हम उसका अच्छा करेंगे, और हम चाहेंगे कि नॉन फ्यूजल हम अपनी एनर्जी रिसोर्स से ले आए 40% 2030 तक। जो नॉन फ्यूजल मतलब कि नॉन फॉजिल मतलब कि रिन्यूएबल पे ले आएंगे, नियर अबाउट 40% हम क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी बाय 2030 तक। ये हमने प्रण लिया है। और जो हमारा टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। प्री में डायरेक्टली पूछेगा, क्योंकि मोदी जी ने खुद अपने मुंह से बोला था 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर देंगे हम 2030 तक, जिसमें से 100 गीगावाट हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हमारा जो खर्चा आएगा ये सब चीज़ में काम करेंगे। फिर जो मतलब चीज़ है कि 100 बिलियन का एक फ़ंड इकट्ठा करना था, जो डेवलप कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को देंगी फ़ंड, वो क्लीन एनर्जी के लिए, तो उस पर बात हुई है कि वो कैसे कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात हुई है। ये एक न्यूज़ है उसकी। ये भी दूसरी न्यूज़ है, G20 कंट्रियाँ, इंडिया ने प्रण लिया है कि 4 गीगावाट हम 2030 तक ख़त्म कर देंगे। सिलेक्टेड G20 टू बी सेट, इंडिया बोल रहा है कि क्लाइमेटिकल गोल को हम मीट कर जाएंगे, कि हम जो 450 गीगावाट 2030 तक पूरा कर देंगे, अचीव कर लेंगे, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद दूसरी न्यूज़ आई है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो रेक्टिफाई करेगा किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किगाली एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए? ओजोन डिप्लेशन के लिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेज में बताऊँगा, तो बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ आपको ये अभी एक लेटेस्ट चीज़ आई थी। एक मिनट रुक जी, ये आपको मैं बता ही देता हूँ। शायद ओपन नहीं होगा, एक मिनट वेट करिए, मैं आपको ये बता ही रहा हूँ। इसमें कुछ पॉइंट हैं अलग से आए हैं, ये PIB ने निकाला है, तो मैं इसमें से कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो जो इंडिया ने बोला है कि इंडिया कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इंडिया की कैबिनेट क्या करेगी, अब चीज़ों पे ध्यान देगी, और जो हमने किगाली एग्रीमेंट है हमारा, या फिर मॉनिटरा जो एग्रीमेंट है उसको हम, जो ओजोन डिप्लेशन के लिए है उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, अपनी चीज़ों में लाएंगे। नेशनल स्ट्रेटेजी जो डेवलप कर रहे हैं हम, हाइड्रो जो फ्लोरिकार्बन है इंडिया के, विल बी डेवलप बाय 2023 में ये डेवलप करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, चीज़ों का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ठीक है ना। कंप्लाइंस जो हैं जो चलते हैं किगाली एग्रीमेंट को फुलफ़िल करें मिड 2024 तक। इसमें क्या कि फ़ेज़ आउट करना है हमें HFC का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, बाय इंडिया से। बेनिफिट क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन
कि मतलब हेल्प मिलेगी प्रिवेंट करने क्लाइमेटिकल चेंज को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रमोट होगा डोमेस्टिक इनोवेशन, न्यू जनरेशन आइडिया। तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो मैं फिर आता हूँ वापस अपने इस पर आ जाता हूँ। यही है किगाली एग्रीमेंट, और मैं आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ग्लोबल इनिशिएटिव टू कर्व द ओजोन डिप्लेशन, क्या क्या इनिशिएटिव है। जैसे 1985 में वियना एग्रीमेंट हुआ था, वियना कन्वेंशन हुई थी, प्रोटेक्शन करना था। सबसे पहले वियना कन्वेंशन हुई थी, प्रोटेक्शन करना था ओजोन लेयर का। इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए, यूनाइटेड नेशन ने मेंबर रिकॉग्नाइज किए। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिवेंट की डैमेज, जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होती है वो डैमेज हुई है। तो उसको देखते हुए बात हुई थी उस टाइम पे 85 में। 87 में क्या हुआ, 2 साल बाद मॉन्ट्रियल में, वहाँ पे जो आपके HFC है या फिर प्रोडक्शन ऑफ आपके ओथ्रोप्रोजेनिक चीज़ें हैं या फिर कुछ HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना है। 197 पार्टीज ने 1987 में कंट्रोल करने, ओजोन को डिप्लेशन को कम करने के लिए बात की थी। मेनली जो हुई थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज आउट करना था और कंट्रोल करना था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील हुई थी, डेवलपमेंट रिप्लेसमेंट करना है हमें। फर्स्टली आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन HFC। तो ये सारी चीज़ हमें क्या करना था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और HFC हैज़ ओनली द माइनर इफेक्ट ऑन स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन। तो हमें HFC को लाना था, इन सब चीज़ों और चीज़ को फेज आउट करना था। बट HFC भी क्या पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज है, तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज में प्रॉब्लम देने लगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हम सब्स्टिट्यूट लाने की बात कर रहे थे CFC का, तो वो भी प्रॉब्लम आने लगी। तो हमने किगाली एग्रीमेंट लेके आए। किगाली में बोला गया कि हमें फेस आउट करना है, कंजप्शन ऑफ HFC को भी कहीं ना कहीं हमें कम कर रहा है। तो आपको किगाली हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया और आपका वियना एग्रीमेंट हो गया, ये कहीं ना कहीं ओजोन से रिलेटेड है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ओजोन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। दूसरा आता है कि सेंट्रल बूस्ट करेगा ऑयल पाम फार्मिंग, क्योंकि हमारी इंडिया में क्या है कि ऑयल पाम हम बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। और कहीं ना कहीं आपने देखा एडिबल ऑयल जो खाने में तेल डालते हैं वो किसकी कीमत आसमान छू गई है। तो इंडिया ने एक चीज़ डेवलप की है कि इंडिया अब क्या करेगा, अपने इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसके लिए डिफरेंट स्कीम चलाई गई है। फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल ने क्या किया है, गिफ्ट दिया है कि ऑयल पाम फार्म एज ए प्राइस इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर आप ये लगाते हो इसका चीज़ का। फिर आपका VGF फंड से आपको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद करेज किया जाएगा लोगों को ऑयल फार्म कल्टीवेशन करो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अंडमान में या सेंट्रल जो इंडिया में होता है, यानी कि हम ताकि हम रीच कर पाएँ जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें और इंडिया में इसकी पैदावार की जाए। उसके लिए हमने ऑयल पाम रिसर्च डेवलप किया 28 लाख हेक्टेयर में कंट्री में। तो ये सारे हमने काम किए हैं डेवलपमेंट के प्रोग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ स्कीम के अंदर है क्या। रिसेंटली PM मोदी ने अनाउंस किया स्कीम के बारे में, इतने 1000 करोड़ दिए जाएंगे नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को लाने के लिए। की पॉइंट क्या है, इसके एम क्या है कि हमें डोमेस्टिक जो है चीज़ों को, मतलब जो ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं एक तरह से, इतने एक्सपेंसिव हो गया है चीज़ें, जो एडिबल ऑयल हो या पाम ऑयल हो जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत महंगा हो गया। तो हम उसके कहीं ना कहीं कर्व करने के लिए उस पर काम करना है, क्योंकि तेल हर चीज़ में डलता है। तो वही क्या करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अंडमान निकोबार में, वहाँ पे ये तेल की जो है ये पाम प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। ऑयल जो फार्मर को मतलब हम क्या करेंगे, बोलेंगे लगाने के लिए ताकि उनके पास लगा जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, रिडक्शन होगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो हम खरीदते हैं विदेश में लेके आते हैं इंडोनेशिया से, सुमात्रा से खरीद के लाते हैं, सोमालिया मलेशिया से, वो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट कम होगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। तो याद रखो लार्जेस्ट, ये प्री का पॉइंट है। पाम ऑयल ऑलमोस्ट 50% ऑफ इस टोटल वेजिटेबल इंपोर्ट। मतलब पाम ऑयल क्या है, हम जो 100 लीटर तेल मंगा रहे हैं, 100% तेल मंगा रहे हैं, उसमें से हम कितना 55% जो है वो पाम ऑयल मंगाते हैं। पाम ऑयल को भी किस में यूज़ करते हैं, वो खाने के में यूज़ करते हैं, वेजिटेबल में यूज़ करते हैं। तो 55% पाम ऑयल है। तो स्पेशल फोकस इसलिए ही पाम ऑयल के ऊपर है, इसको बढ़ाया जाए। अगर ईल्ड होगी, इंडिया एक प्रोड्यूसिंग लेस देन 2.4 करोड़ टन ऑफ द एडिबल ऑयल कंज्यूमर एनुअली। तो आप याद रखो इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, यहाँ से करते हैं पाम ऑयल। सोइल करके ब्राज़ील से और अर्जेंटीना से करते हैं। सनफ्लावर ऑयल हम मेनली रशिया और यूक्रेन से करते हैं। इंडिया में क्या है 94.1% पाम ऑयल यूज़ फॉर फूड प्रोडक्ट, मैंने आपको बता ही दिया, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ऑयल एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड बहुत महंगा तेल है। अब पाम ऑयल है क्या, ये वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूमर वेजिटेबल ऑयल है। तो ये भी आपको प्री का पॉइंट याद रखना है। इट यूज़ फॉर बहुत सारी चीज़ों में होता है, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल में इसका यूज़ होता है। टोटल जो टॉप कंज्यूमर है सबसे पहले तो इंडिया है, फिर चाइना है, फिर यूरोपियन यूनियन है जो खाते हैं। एडिबल ऑयल की इकोनॉमी क्या है कि 2 मेजर फीचर्स हैं।
इकनॉमी बन सकती है एक तरीके से। सेटअप करना होगा टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड 1986 में, और दोबारा से हम ये मिशन लेके आए NMOOP 2014 में। अब दोबारा से फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए बहुत सारे मिशन में ऐड किया है, और बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको पैसा दिया ताकि इसकी प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएँ। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, जो प्रेजेंट स्टेटस है एडिबल ऑयल का, कितने प्राइसेस महंगे हो गए, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। इंक्रीज होगी लोगों की हेल्थ, कंपटीशन अच्छा होगा। येलो जो रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशन किस चीज़ के लिए है, ये आपका एडिबल ऑयल सीड्स के लिए है, उसको कहीं ना कहीं मीट कर पाएंगे हम, जो डिमांड है डोमेस्टिक। और जो हमारे खरीफ स्ट्रेटेजी है ऑयल सीड के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी हो पाएगी। और ऑयल कॉमनली यूज इन इंडिया, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारे ऑयल ऑलरेडी यूज़ होते हैं। सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इन द रिसेंट ईयर। कोकोनट ऑयल इज़ इंपॉर्टेंट अमंग द प्लांटेशन क्रॉप। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कितना बचा है, बस ये लास्ट न्यूज़ है, लास्ट वाला आपको दूंगा, नो डाटा समझा दूंगा। नो डाटा आप ये पढ़ना, नो डाटा ये बताया क्या है। ये एक न्यूज़ आती है कि चाइना एक्सपेंड कर रहा है, अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर स्टेक को डेवलप करता हुआ जा रहा है। ये बात आई तो इंडिया पे कंसर्न होता है कि इंडिया को भी चेक करना होगा, वॉच फुल्ली देखना होगा क्या क्या इंडिया कर रहा है चाइना। तो ये बोला गया कि जो वार हेड हैं, जो न्यूक्लियर वार हेड हैं, वाशिंगटन के पास ही, वाशिंगटन और रशिया के पास ही हमारा 90% है, और बाकी चाइना और इन देशों के पास है। मैं आगे बताऊंगा। जो सिप्री रिपोर्ट आती है, एक सिप्री की रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है सिप्री, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट। तो ये इसमें क्या है कि रिपोर्ट बताती है कि 250 से 350 तक कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर हेड है, किसके पास, चाइना के पास। पर डिफरेंट जो हैं, जैसे आपका ये हो गया यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटजी कमांड हो गई, बताता है 200 से कम है, तो अलग अलग है, वो नहीं पता हमें। पर चाइना के पास वॉर हेड है, वो दोबारा से तैयारी कर रहा है, डेवलप कर रहा है चीज़ों को। और चाइना की जो पॉलिसी है, जैसे हमारी है, हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम पहले वार नहीं करेंगे, पहले वार आएगा तो उसमें का उसके बाद वार करेंगे। पर चाइना की है फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर फोर्स, उसकी जो पॉलिसी है पहले स्ट्राइक करने की स्ट्रेटेजी है। हमारी पहली स्ट्रेटेजी नहीं है, हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है, पहले हम बाद में यूज़ करेंगे उसका, तब पहले सामने से वार होगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी में लिखा हुआ है, आगे मैं बताऊंगा ये आएगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको पहली स्ट्रेटेजी करने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियर चाहिए। अगर इंडिया में हमला हो गया, उसके बाद थोड़े से ही है, तो थोड़े से रीजन में मारेगा इंडिया, फिर दोबारा हमला करेगा तो इंडिया भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो वो चाहते हैं चाइना एक ऐसा हमला करे, एक बार में सारा चीज़ कवर कर ले। तो इसलिए उनकी फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी है, तो उनको बहुत सारे वेपन चाहिए, तो इंडिया को देखना चाहिए सब चीज़ों के अंदर। फिर वो डेवलप कर रहा है PRC, जो आपकी है PRC मतलब ये बताया पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, कैपेबिलिटी उसकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसका नाम क्या है, देखो टेक्नोलॉजी का नाम याद रखो, डोंगफिंग 41, DF-41 एंड DF-26। ये कुछ जो आपकी क्या है, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कैपेबिलिटी है, फॉर्म कर रहा है डोंगफिंग के रूप में और DF-26 के रूप में, ठीक है ना। जो मिसाइल्स हैं, जैसे एटलीस्ट 16 लॉन्चेस DF-26 को मतलब डिप्लॉय किया गया है जिंगजियांग प्रोविंसेस में, जहाँ पे वो आपके हुगीस मुस्लिम है, वो क्या नाम है मुस्लिम्स का, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाउतीस, हाँ हाउतीस मुस्लिम्स हैं, उनके वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। हाउतीस तो यमन में है यार, हुगीस मुस्लिम, ऐसे भी नाम याद नहीं आ रहा क्या मुस्लिम है, आप कमेंट में बताना, जो मुस्लिम है इसी प्रोविंसेस में वो रहते हैं। तो ये वाले हैं, यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तो यही सब चीज़ का ध्यान रखना है, इंडिया को भी सोचना होगा, चाइना जो काम कर रहा है उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सिप्री क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पीस, स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये स्वीडिश इंस्टीट्यूशन है, और ईयर बुक इसकी 2011-2021 आई थी, उसमें कुछ की फाइंडिंग चीज़ें हैं। इंडिया क्या एस्टीमेट करता है, 156 इंडिया के पास वॉर न्यूक्लियर हेड है, ऐसा बताते हैं 2021 में। लास्ट ईयर 150 थे, तो 6 एक्स्ट्रा हो गए हैं हमारे पास। पाकिस्तान के पास 160 हैं 2020 में, और अब कितने हो गए हैं, 165 हो गए, यानी पाकिस्तान हमारे से ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, होने दो। चाइना के पास 350 या 320 के आसपास है, 350 वॉर हेड है 2020 में, 350 तो 350 के कहीं ना कहीं आसपास है। पूरे वर्ल्ड में 9 ही देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जैसे US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, इनके पास ही पावर है। तो टोटल कितने हैं, 13,080 न्यूक्लियर वेपन है 2021 में, जिसमें से US और रशिया के पास ही 90% है। तो आपको ऐसा याद रखना। व्हाट कंसर्न नाउ, कि ओवरऑल नंबर जो वॉर हेड है ग्लोबली मिलिट्री जो है आपके स्टॉक में देखोगे तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वॉर हेड डिक्लाइन नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से गलत सिग्नल जाता है कि हम दोबारा कोल्ड वार या फिर किसी और वार के पीछे मूव करेंगे। फिर लार्ज कंसर्न इंडिया का क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान बढ़ाता है तो इंडिया भी बढ़ाता है, इनमें ये प्रॉब्लम चलती रहती है।
अब नई प्रॉब्लम चाइना के साथ देखने को चैलेंज मिल रहा है सिक्योरिटी का इंडिया का, कि चाइना बढ़ाएगा तो इंडिया बढ़ाएगा। और इंडिया जो स्टैंड करता है न्यूक्लियर वेपन की स्ट्रेटेजी, नो फर्स्ट यूज़, जो मैं बता रहा था फर्स्ट यूज़, चाइना के क्या फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेटेजी है उसकी, पहले वही वार करेंगे। तो पर हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, नो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हम जाना चाहिए, मतलब वेपन स्टेट, नो यूज़ ऑफ अगेंस्ट। अगर हमारी कोई, हम किसी देश से लड़ रहे हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हम उसके ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी हमारी कुछ स्ट्रेटेजी हमने डेवलप की हुई है। उसके बाद मतलब और चीज़ें क्या है, आगे चलोगे, इंडिया ऑल्सो कमिटेड टू नेगोशिएट विद द आपकी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है CD की, मतलब डिसआर्ममेंट करने की, इन सब जो मेल करेंगे। आगे की पॉइंट और बताएं इन्होंने, जैसे इंडिया स्पेसिफाइज फाइंडिंग कुछ है, सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखना, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेपन, सबसे ज़्यादा। सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट कौन है, ओनली बिहाइंड सऊदी अरेबिया, बहुत वेपन खरीदता है। तो सब आगे सऊदी अरेबिया और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। आर्म सप्लाई इंडिया में कहाँ से होती है, मोस्टली लार्जेस्ट रशिया से होती है, ऐसा याद रखना। अभी तक रशिया सबसे ज़्यादा होती है, पर कम हुई है, 70% होती थी, घट के 49% हो गई है, क्योंकि हमने फ्रांस से भी, इजराइल से भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो सेकंड कौन सा है, फ्रांस, थर्ड कौन सा है, इजराइल, और तो हमारा ये खरीदते हैं। US क्या 4th पोजीशन पे पहुंच गया। तो याद रखो, रशिया, फ्रांस, इजराइल और US, इनसे हम खरीदते हैं, टॉप 4 ये आते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है थोड़े बहुत, हमने क्योंकि आजकल वो ब्रह्मोस मिसाइल, ये वो मिसाइल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमने 0.2 शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर की रेस में आए हैं, 0.2%, ठीक है ना। 24 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यानी कि 24वीं प्लेस पे हम खड़े होते हैं एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि हम थोड़े थोड़े एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब से मेक इन इंडिया ये सब स्टार्ट हुआ है। और भी आगे फ्यूचर में देख लो किस किस को करते हैं, मॉरिशस को, श्रीलंका को, और ये सब म्यांमार को, इनको हम इनको प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर ट्रेंड क्या है कि हमारा इंक्रीज़ होगा थ्रेट, पाकिस्तान चाइना के साथ सिग्निफिकेंटली डिले है, डोमेस्टिक डिफेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप करनी है। इंडिया आर्म जो है इंपोर्ट आर बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यू ईयर, मतलब ये भी हो सकता है कि इंक्रीज आगे देखा जाए। रीज़न ऑफ फॉल क्या है कि इंपोर्ट हमारा क्यों हमने कम किया है, अभी हमारा कुछ इंपोर्ट कम हो गया है ना, भले से हम करते हैं अभी कम हो गया। वो क्यों हो गया कि हम खुद बनाने लगे हैं बहुत सारी चीज़ों को, ये चीज़ें डेवलप कर दी गई हैं। हमने एक निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट तैयार की है 101 डिफेंस इक्विपमेंट की, जो हम खुद बनाने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई हैं प्रोक्योरमेंट करने, मतलब प्रोसेस, जो प्रोसेस है खरीदने का दूसरे देश से, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो रफाल लेके आए, कितने साल में रफाल आया, उसके बाद भी अब तक करप्शन चार्जेस है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। इंटरनेशनल जो ट्रांसफर है, टॉप लेवल जो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर हैं, US, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये क्या है, ये टॉप 5 जो एक्सपोर्टर हैं। जस्ट वेट अ मिनट, अब ये टॉप 5 जो ग्लोबल एक्सपोर्टर हैं, US, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, 2016 से लेकर 20 तक ये एक्सपोर्टर है। और इंटरनेशनल जो ट्रांसफ़र है मेजर आर्म्स का, वो सेम लेवल है 2011 से 2015 तक। तो इतना ही न्यूज़ थी इसके बारे में। तो कुछ डाटा इसके अंदर है, वो याद रखना। सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदते हैं हम, रशिया से, देन फ्रांस, देन आपका इजराइल, देन फॉर US, तो इनसे हम खरीदते हैं। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, अभी तक खरीदते जा रहे हैं, पर हमारा थोड़ा बहुत इंपोर्ट कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि हम खुद बनाने लगे हैं चीज़ों का, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इंटरनेशनल जो ट्रांसफ़र है, कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट, टॉप जो एक्सपोर्टिंग है वो US है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर चाइना है उसके बाद। तो ये सारी कुछ चीज़ उसके अंदर है। आगे आती है नो डाटा। ये क्या है कि गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ पूछ लो, डेथ कितनी हुई, नो डाटा, नो डाटा। कितने लोग ऑक्सीजन से मरे, नो डाटा। कितने लोग मतलब हाउस होल्ड में, मतलब क्या क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे आपने कराया है, जो नेशनल स्टैटिक सर्वे, क्या डाटा आया, नो डाटा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टालती रहती है, नो डाटा, नो डाटा। मैनुअल एक्सचेंजिंग मतलब कितने लोगों की डेथ हुई, नो डाटा। तो डाटा है नहीं गवर्नमेंट के पास। फिर जो इंटरनेशनल फोरम जो रिपोर्ट निकालती हैं, उनके पास डाटा कहाँ से आ जाता है इंडिया का। तो ये सारी बातें कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो क्या करना चाहती है, वो दुबकना चाहती है, बचना चाहती है। यही सारी चीज़ में आगे बताई गई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, डेथें कितनी हुई हैं रिलेटिव, गंगा में कितनी डेथ मिली है, तो इन सब चीज़ों का डाटा तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह से आपको ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ों को कम कर रही है। इसमें पूरी यही चीज़ बताई गई है। तो इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।